हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। आज की क्लास में हम +1 अकाउंट्स का डेप्रीशिएशन चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखिए डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का मतलब होता है fall in the value of fixed assets। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आना डेप्रीशिएशन कहलाता है। फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं? ऐसे एसेट्स जो यूज्ड फॉर मोर देन 1 ईयर हो, जो हमने रीसेल पर्पज से ना खरीदे हों, not for resale in the ordinary course of business। और जो प्रोडक्शन एंड सेलिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, मतलब बिजनेस एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व हो। तो फिक्स एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो 1 साल से ज़्यादा यूज़ करने के लिए हम खरीदते हैं। अगर उनकी वैल्यू में गिरावट आ जाए, उसे हम नाम देते हैं डेप्रीशिएशन। क्यों लगता है डेप्रीशिएशन या क्यों वैल्यू में गिरावट आ जाती है? ड्यू टू यूज ऑफ एसेट्स। मान लीजिए आप आज एक एसेट लेके आए हैं 10 लाख रुपए का, जिसे आप 2 साल अगर यूज़ करते हुए हो गए हैं आपको, और 2 साल बाद जब आप सेल करेंगे उसे, तो वो 10 लाख रुपए में ही नहीं कभी बिकेगा, कुछ कम में बिकेगा, क्योंकि आपने उसको यूज़ किया है और यूज़ करने के कारण उसकी वैल्यू में डाउन आ गया है। एक और कारण है टाइम का पास हो जाना, टाइम बीत जाना। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो एसेट खरीदा है आज, आप 2 साल बाद अगर उसकी वैल्यू देखते हैं तो बेशक आपने यूज़ भी ना किया हो, बट वो पुराना तो हो ही गया है ना। 2-3 साल उसे अगर रखे रखे भी हो गए हैं तो भी उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट रीज़न है ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी जो है अपग्रेड हो गई है। पहले वाली जो आप वाली टेक्नोलॉजी थी, जो एसेट्स आपने परचेज कर रखा होगा, टेक्नोलॉजी उससे ऊपर हो गई है और कोई नया एसेट आ गया है जो उससे एडवांस टेक्नोलॉजी का है, तो पुराने वाले एसेट्स की वैल्यू डाउन आ जाएगी। जैसे कि लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, इनमें दिन पर दिन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते रहते हैं। तो जितना नई टेक्नोलॉजी आएगी, उतना पुरानी वाली टेक्नोलॉजी जो है वो डेप्रीशिएट हो जाएगी, वैल्यू डाउन हो जाएगी उस रीज़न से उसकी एसेट की। लास्ट रीज़न हो सकता है एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना हो जाए जिसकी वजह से एसेट की वैल्यू डाउन हो रही हो। तो हमने
जाना अभी तक कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिर हमने देखा फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है और क्यों डेप्रिसिएशन लगता है एक एसेट पर, ये हमने देखा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, डेप्रिसिएशन का मैं एक और मीनिंग लिख रहा हूं। Depreciation is the allocation of the amount of fixed assets into its estimated यूजफुल लाइफ। ये डेप्रिसिएशन का एक प्रैक्टिकल मीनिंग है कि एक्चुअली में हम बुक्स में डेप्रिसिएशन को किस सेंस में शो करते हैं। हमने लिखा है कि डेप्रिसिएशन एक एलोकेशन है फिक्स्ड एसेट्स के अमाउंट का उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ में। फॉर एग्जांपल, आपने जो एसेट परचेज किया है वो उसकी कॉस्ट है 10 लाख रुपीस। वो 10 लाख रुपीस वाला एसेट आपने माना है कि ये एसेट मेरे पास 10 साल तक चल जाएगा, मतलब उसकी एस्टिमेटेड लाइफ आपने मानी है 10 ईयर्स। तो आप उस 10 लाख रुपीस को उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ में जब आप बांट देते हैं, तोड़ देते हैं, तब जो अमाउंट हमें मिलता है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन एक एलोकेशन है फिक्स्ड एसेट्स के अमाउंट का इनटू इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। हमने फिक्स्ड एसेट्स के अमाउंट को एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ में तोड़ दिया है। जो अमाउंट आया है, जैसे 10 लाख रुपीस को हमने 10 से डिवाइड किया तो 1 लाख रुपए हमारा डेप्रिसिएशन आ गया है, जो हम 10 साल तक चार्ज करेंगे। अब थोड़ा सा लॉजिकली समझते हैं कि प्रैक्टिकली ऐसा क्या होता होगा कि एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ में हमने तोड़ दिया इस एसेट को। हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में 1-2 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं। एक का नाम है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल और एक का नाम है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। इन दो प्रिंसिपल्स का मैं अभी जिक्र करूंगा आपसे, जिससे आपको ये जो मीनिंग है ये क्लियर हो जाएगा। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ये कहता है कि फ्यूचर में हो सकने वाले एक्सपेंसेस को प्रेडिक्ट करते हुए आप आज से ही प्रोविज़न बनाना चालू कर दीजिए। तो अगर हमने कोई एसेट आज परचेज किया है, सपोज 10 लाख रुपीस का, जिसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ हमने मानी है 10 ईयर्स, तो 1 लाख रुपए हम कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन लग जाएगा उस पर। वो क्यों चार्ज किया है हमने कि गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल ये कहता है कि बिजनेस सालों साल चलेगा। कोई भी बिजनेसमैन ये सोच करके बिजनेस नहीं करता है कि वो 1 महीने 2 महीने या 6 महीने बिजनेस करेगा। सबकी इंटेंशन ये रहती है कि मेरा बिजनेस सालों साल चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 साल बाद 11वें साल भी बिजनेस तो रहेगा। अगर बिजनेस रहेगा तो नया एसेट भी आएगा, क्योंकि जो एसेट हम आज परचेज करके लाए हैं उसकी लाइफ तो 10 ईयर्स ही मानी है हमने। तो क्या 11वें साल क्या बिजनेस नहीं चलेगा? 11वें साल क्या फिर बिजनेस को नया एसेट नहीं चाहिएगा। तो आज ही हमें ये पता है कि 11th ईयर में हमें एक खर्चा होने वाला है नई मशीन परचेज करने के नाम का। तो एज पर कंजर्वेटिज्म हमें पहले से प्रेडिक्शन है कि फ्यूचर में वापस से 10 लाख रुपए खर्च होंगे।
तो क्यों ना इन्हीं 10 साल में ये 10 लाख रुपए हम वापस से जोड़ लें, ताकि इन द 11th ईयर हमारे पास नई मशीन परचेज करने के लिए वापस से पैसा हो। जोड़ते कैसे हैं, कैसे हमें पता लगेगा कि ये 1-1 लाख रुपए हमारा जुड़ ही रहा है कि हमारे पास 10 साल बाद पैसे होंगे? समझते हैं। डेप्रीशिएशन एक नॉन कैश आइटम है। डेप्रीशिएशन एक नॉन कैश आइटम है, मतलब ये ऐसा एक्सपेंस हम शो करते हैं अपनी बुक्स में जिसके लिए हमने पैसा दिया नहीं है, बट एक्सपेंस शो कर दिया जाता है। तो अगर हम जितने भी एक्सपेंस बियर करते हैं, जैसे हमने सैलरी पे की, इंश्योरेंस पे किया, स्टेशनरी परचेज की, तो हम कैश भी माइनस करते हैं और प्रॉफिट भी साथ साथ हमारा माइनस हो जाता है। मैं यहाँ पे प्रॉफिट बोल रहा हूँ, ये कैश। जितने जितने हम एक्सपेंसेस करेंगे उतना ही हमारा कैश भी डिक्रीज हो जाता है और खर्चे बढ़ने की वजह से हमारा प्रॉफिट भी डिक्रीज हो जाता है। बट डेप्रीशिएशन एक ऐसा एक्सपेंस है जिसे एक्सपेंस के तौर पे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट तो किया जाता है, मींस खर्चे तो बढ़ जाते हैं, प्रॉफिट तो डिक्रीज हो जाता है, बट कैश वहीं के वहीं रहता है, कैश डिक्रीज नहीं होता। इसलिए उस लिमिट तक का कैश एक तरह से हमारा जुड़ ही तो जाता है। ऐसा हम 10 साल बार बार रिपीट करते हैं और हमारे पास 11वें साल में वापस से मशीन खरीदने का पैसा रहता है। ये होता है डेप्रीशिएशन का प्रैक्टिकल मीनिंग। आई होप आपको दोनों ही तरह के मीनिंग्स क्लियर हो गए होंगे। और मैं ये भी मेंशन कर देता हूँ कि डेप्रीशिएशन एक नॉन कैश आइटम होता है। तो अभी तक हमने सिर्फ मीनिंग जाना कि डेप्रीशिएशन क्या होता है। और किन रीजंस से डेप्रीशिएशन हम लगाते हैं अपने एसेट पे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, फिर हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि किन एसेट पे डेप्रीशिएशन लगता है। जैसे अभी तक हमने पढ़ा कि फिक्स एसेट्स पे डेप्रीशिएशन लगता है, बट हम कुछ कंडीशंस ही देख लेते हैं कि किन एसेट्स पे डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं हम। कौन कौन से होते हैं डेप्रिशिएबल एसेट्स? मैं 3 कंडीशंस यहाँ पर आपसे एक्सप्लेन करूँगा। वो 3 कंडीशन जो भी एसेट फुलफिल कर रहा होता है उस पर डेप्रिशिएशन चार्ज करते हैं हम। तो पहली कंडीशन है ऐसे एसेट जो हमने 1 साल से ज़्यादा के लिए परचेज कर रखे हैं। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फिक्स एसेट्स के मीनिंग में यही था। ऐसे एसेट्स जो हमने
प्रोडक्शन एंड सेलिंग एक्टिविटीज, प्रोडक्शन एंड सेलिंग एक्टिविटीज में जो इन्वॉल्व है मीन्स बिजनेस एक्टिविटीज में। थर्ड कंडीशन इंपॉर्टेंट है, हैविंग एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। जिस एसेट पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहते हैं उसकी एक एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ होनी चाहिए। तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई लैंड इज नॉट डेप्रिशिएटेड, या क्यों लैंड पर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हैं। तो जवाब इस तरीके का मिलता है हमें कि ज़मीन की वैल्यू तो बढ़ती है, ज़मीन की वैल्यू तो डिक्रीज होती ही नहीं है, इसलिए डेप नहीं लगाते। ये फालतू के आंसर्स हैं। हम लॉजिकली देखेंगे कि जिन एसेट्स पर ये तीन कंडीशंस फुलफिल होती हों उन एसेट्स पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो जो थर्ड कंडीशन है ये लैंड पर लागू नहीं होती है। लैंड की कोई एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ही नहीं होती है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे होगा उस पर। तो आंसर में आपको यही लिखना है अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो, कि हम उन्हीं एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं जिनकी कोई एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ भी हो, और लैंड की कोई एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ नहीं होती, इसलिए उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता। उम्मीद है आपको डेप्रिशिएबल एसेट्स क्लियर हो गया होगा और ज़मीन पर डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगता है ये भी पता चल गया होगा आपको। अब एक दो टर्म्स डिस्कस करते हैं जिनका मीनिंग भी डेप्रिसिएशन जैसा ही होता है। एक वर्ड होता है डेप्रिसिएशन, एक वर्ड होता है अमोर्टाइजेशन, एक वर्ड होता है डिप्लीशन। तीनों का ही मीनिंग फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट होता है। फिक्स एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आने को ही डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, अमोर्टाइजेशन भी कहते हैं, डिप्लीशन भी कहते हैं। बट तीनों में डिफरेंस क्या है? डेप्रिसिएशन जो है टर्म वो टेंजिबल फिक्स एसेट्स के लिए यूज होती है। टेंजिबल फिक्स एसेट्स के लिए, जैसे मशीन, फर्नीचर, व्हीकल्स। अमोर्टाइजेशन वर्ड इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स के लिए यूज होता है। और डिप्लीशन वर्ड वेस्टिंग एसेट्स के लिए यूज होता है। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज के लिए जो एक टाइम बीतते बीतते खत्म हो जाते हैं। तो अभी हमने देखा कि डेप्रिसिएशन जैसे ही और वर्ड्स भी होते हैं जिनका सेम मीनिंग होता है, तो वो अलग अलग कहाँ यूज़ होते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, फिर हम आगे तो अभी तक हमने देखा डेप्रिसिएशन क्या होता है,
क्यों लगता है डेप्रिसिएशन, और किन एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है, और कौन सी टर्म है जिनका मीनिंग भी डेप्रिसिएशन जैसा ही होता है। अब आते हैं फैक्टर्स पे जो अफेक्ट करेंगे डेप्रिसिएशन को। फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन। पहला फैक्टर है कॉस्ट ऑफ एसेट्स। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें एसेट की कॉस्ट पता होनी चाहिए सबसे पहले, और कॉस्ट का मतलब होता है कोई भी एसेट को अगर हम देखें कि उसकी कितनी कॉस्ट हमें पड़ी है, तो टिल द एसेट is put to use, all the expenses incurred on it will be capitalized or added to the value of that asset. फॉर एग्जाम्पल, आपने 90,000 रुपये का कोई एसेट परचेज किया है, ये परचेज प्राइस है। फिर उस पर 10,000 रुपये आपने और खर्च किए हैं, तो एसेट आप ये नहीं कहेंगे कि 90,000 का है, 1 लाख रुपये का ही आपका एसेट है, और डेप्रिसिएशन भी 1 लाख रुपये पर ही चार्ज होगा। नेक्स्ट आता है हमारा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ का मतलब है जो भी हम फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं उसकी एक लाइफ एस्टिमेट करते हैं कि ये एसेट हमारे पास इतने साल तक चल जाएगा, उसे आप एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कहते हैं। एज द नेम सजेस्ट, एस्टिमेटेड ये कोई एक्चुअल फिगर नहीं होती है कि जितने में हमने सोचा है उतना ही चलता होगा, सच में एसेट माना हुआ होता है। थर्ड आता है रेजिडुअल वैल्यू। जिसे हम स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं। रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? ये वो वैल्यू है जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ पूरी होने के बाद अगर आप एसेट को सेल करते हैं तो जो हमें मिल जाएगी। जैसे ये 1 लाख रुपए का जो एसेट था, अगर ये 10 साल चल रहा है हमारे पास एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ के अकॉर्डिंग, तो 10 साल बाद अगर हम इसे सेल करते हैं, स्क्रैप में जाता है ये, तो जो 2, 4, 5 हज़ार रुपये हमें मिल जाएंगे उन्हें हम रेजिडुअल वैल्यू कह रहे हैं। अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी realize in cash after the completion of estimated useful life। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ पूरी होने के बाद जो अमाउंट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें मिल जाएगा, अगर बेचेंगे तो कैश में मिल जाएगा, उसे आप रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू कहते हो। अगर हम
डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला देखते हैं। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू अपॉन में एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ऑब्वियस सी बात है कि जो डेप्रिसिएशन के फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे डेप्रिसिएशन के अमाउंट को, वही तो फॉर्मूले में रहेंगे, क्योंकि इन्हीं से ही तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा 1 लाख रुपये का एसेट है, क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू 20,000 दी हुई है और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 10। तो 1 लाख माइनस 20 80 और 80,000 अपॉन 10 8,000 हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा उस साल का। एक फॉर्मूला कई बार हमें डेप्रिसिएशन का रेट कैलकुलेट करने के लिए भी लगाना पड़ जाता है। तो हाउ टू कैलकुलेट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? जो अमाउंट है डेप्रिसिएशन का और जो हमारे वैल्यू है एसेट की इंटू 100, रेट निकाल रहे हैं तो इंटू 100 आएगा। डेप्रिसिएशन का अमाउंट न्यूमरेटर, कॉस्ट ऑफ एसेट डिनोमिनेटर में। एग्जांपल देखते हैं, हमारा 8,000 आया था डेप्रिसिएशन अभी और कॉस्ट थी हमारी 1 लाख एसेट की इंटू 100, तो 8% हमारा डेप्रिसिएशन बना था ये। तो उम्मीद है आपको फैक्टर अफेक्टिंग भी क्लियर हुए होंगे। एक और फैक्टर भी हो सकता है लीगल प्रोविजंस के नाम से, वो फॉर्मूले वगैरह में डिस्कस नहीं होगा, इसलिए हमने लास्ट में बताया है। ये लीगल प्रोविजंस का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब आप ग्रेजुएशन करेंगे, इनकम टैक्स वगैरह पढ़ेंगे, सब्जेक्ट्स के नाम है ये, तो वहाँ पर कुछ रेट्स ही दिए हुए हैं प्रिस्क्राइब, स्पेसिफिक रेट्स दिए हुए हैं लॉ ने, इनकम टैक्स ने, कि इस असेट पे इतना ही डेप्रिसिएशन लगेगा। तो वहाँ पर हम ये चीज़ें अप्लाई नहीं कर सकते कि 10% हमने माना है या 20% हमने माना है। जो लॉ ने कहा है उतना रेट हम डेप्रिसिएशन का वहाँ पर चार्ज कर देंगे। तो ये भी डेप्रिसिएशन के अमाउंट को एक तरह से अफेक्ट कर रहा है, इसलिए हमने फैक्टर्स में ही डिस्कस किया आपसे। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हमने देखा कि डेप्रिसिएशन के फैक्टर्स क्या हैं। अब मेथड्स एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। तो मेथड फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड और सेकंड मेथड है हमारा रिटन डाउन
वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को हम डिमिनिशिंग बैलेंस वैल्यू मेथड भी कहते हैं और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपने 1 लाख रुपए का एसेट परचेज किया है और डेप्रिसिएशन का रेट है 10%। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग हम डेप्रिसिएशन अगर चार्ज करते हैं फर्स्ट ईयर, तो 1 लाख रुपए का 10% हुआ 10,000। नेक्स्ट ईयर के लिए वैल्यू आ गई हमारी 90,000। फिर सेकेंड ईयर में हमने फिर से 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया 10,000, वैल्यू आ गई हमारी 80,000। थर्ड ईयर में हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया फिर से 10,000 और वैल्यू आ गई हमारी 70,000। एज द नेम सजेस्ट फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, यहां पर हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट फिक्स रहता है। हर साल डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो ओरिजिनल कॉस्ट पर ही लगता है, इसलिए इसका नाम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी होता है। हर साल जो हम परसेंटेज लगाएंगे वो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाएंगे, हर साल का डेप्रिसिएशन सेम रहेगा। इसे कहते हैं हम स्ट्रेट लाइन मेथड। अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का एग्जांपल से देखते हैं। 1 लाख रुपए का एसेट आपने परचेज किया है, सेम डेप्रिसिएशन का रेट 10% है। तो फर्स्ट ईयर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 1 लाख का 10%, 10,000 रुपये। सेकेंड ईयर के लिए मशीन की वैल्यू आ गई हमारी 90। फिर सेकेंड ईयर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 90,000 का 10%, 9,000। थर्ड ईयर के लिए हमारी वैल्यू आ गई 81। फिर थर्ड ईयर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 81,000 का 10%, 8100 और वैल्यू आ गई हमारी फोर्थ ईयर के लिए 72,900। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का मतलब होता है कि यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाएगा वो बुक वैल्यू पे चार्ज किया जाएगा, जो पहला साल डेप्रिसिएशन माइनस करके फिर बुक्स में दिखाई गई है। उसके बाद थर्ड ईयर में जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा वो पिछले साल वाला डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वाली वैल्यू पे चार्ज किया जाएगा। इसलिए इसको डिमिनिशिंग बैलेंस वैल्यू मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस वैल्यू मेथड कहते हैं कि जो वैल्यू घटती आ रही है हमारी डेप्रिसिएशन माइनस कर करके, हर साल उस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड में और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में कोई सिमिलरिटी बताइए, तो सिमिलरिटी है कि फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो सेम रहता है।
फर्स्ट ईयर तो दोनों मेथड के अकॉर्डिंग ही 1 लाख रुपये पे ही चार्ज हो रहा है डेप्रीशिएशन, तो फर्स्ट ईयर डेप्रीशिएशन दोनों में सेम रहता है, ये सिमिलरिटी है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड में और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में से अच्छा मेथड कौन सा है, तो अच्छा मेथड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। बच्चों के हिसाब से तो स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन बार बार नहीं करनी पड़ती है, बट लॉजिकली रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड अच्छा माना जाता है। किन रीजन से रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड अच्छा माना जाता है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो कभी भी एसेट की जो वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं आती है, कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर बचती है। इस मेथड के अकॉर्डिंग एसेट की वैल्यू आफ्टर 10 ईयर्स ज़ीरो हो जाएगी, यहाँ पर कभी ज़ीरो नहीं होगी। एक और रीज़न है कि ये वाला मेथड ही अच्छा है, वो क्या कि जब आप हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डिक्रीज कर रहा है हर साल अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ एसेट। बट स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड में हर साल सेम डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। अब जैसे ही एसेट थोड़ा सा पुराना हो जाएगा, 3, 4, 5 साल जब उसके बीत जाएंगे, तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के खर्चे भी होंगे उस पर, फिक्स एसेट्स पे। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस इस अकॉर्डिंग भी होगा वही सेम और इस अकॉर्डिंग भी वही होगा। ऐसा तो है नहीं कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से अगर चार्ज कर रहे हैं तो रिपेयर का खर्चा कुछ और होगा और स्ट्रेट लाइन से कुछ और। रिपेयर्स के खर्चे तो वैसे ही रहेंगे। तो अगर हमारे अब 2 एक्सपेंसेस आ जाते हैं फिक्स एसेट्स के ऊपर, एक डेप्रिसिएशन के नाम का और एक रिपेयर्स के नाम का, तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड हमारा डेप जो है वो सेम चलता आ रहा है और उस पर अब खर्चे और आ गए रिपेयर्स के, तो यहाँ पर एक्सपेंसेस जो है वो ओवर बर्डन हो जाते हैं, ज़्यादा खर्चे शो हो जाते हैं एक एसेट के ऊपर। यहाँ पे बैलेंस रहता है, जैसे जैसे हमें लगेगा कि रिपेयर्स के खर्चे हमारे इनकर होने लगेंगे, वैसे वैसे डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है वो डिक्रीज होता रहता है। इसलिए ये वाला मेथड हमारा अच्छा माना जाता है। उम्मीद है आपको मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के बारे में थोड़ा सा जो हमने एक्सप्लेन किया है वो क्लियर हो गया होगा। बाकी तो क्वेश्चंस जब करेंगे उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ हमने इन्फॉर्मेशन के सेंस में बताया है कि कौन कौन से मेथड होते हैं, कौन सा अच्छा बुरा होता है, कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। फुल फ्लेज अभी हमने क्वेश्चन यहाँ पर नहीं किया है इनका। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, फिर जर्नल एंट्रीज और एक बार बता देंगे। अब जर्नल एंट्रीज क्या होंगी वो डिपेंड करती हैं कि हम एसेट को शो किस तरीके से कर रहे हैं। तो एसेट को बुक्स में शो करने के 2 तरीके होते हैं, एट बुक वैल्यू, या तो हम एसेट को बुक वैल्यू पे शो कर रहे हैं, या हम एसेट को एट कॉस्ट शो कर रहे हैं। बुक वैल्यू का मतलब होता है कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। कॉस्ट का मतलब होता है जितने में हमने एसेट खरीदा था कभी, मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब जब हमने एसेट परचेज किया होगा तो हमने जर्नल एंट्री करी होगी। सपोज मैं मशीन का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि हमने मशीन खरीदी है। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। मशीन अकाउंट एक एसेट है। मशीन एसेट्स पे रियल अकाउंट वाला रूल अप्लाई होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मशीन अकाउंट डेबिट हुआ अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, रियल अकाउंट वाले रूल के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन। बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ, बैंक एक पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर वाला रूल लगेगा। तो बैंक ने हमारे ने यहाँ पर पैसा दिया है
इसलिए बैंक क्रेडिट हो गया यहाँ पर। अब चाहे हम बुक वैल्यू पे मेंटेन कर रहे हो, चाहे कॉस्ट पे मेंटेन कर रहे हो, परचेज करने वाली एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं है, परचेज तो ऐसे ही होगी। अब एट द एंड ऑफ द ईयर हम डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे। उससे पहले कई क्वेश्चंस में ऐसा भी लिखा होता है कि मशीन खरीद कर लाए हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि 90,000 की मशीन है, 10,000 उस पर और एक्सपेंसेस भी हमने किए हैं। तो जब भी खरीदते ही हमने कोई एसेट परचेज किया, एक्सपेंसेस किए हो, जैसा हमने थोड़ी देर पहले लिखा भी था कि टिल द असेट इज पुट टू यूज ऑल द एक्सपेंसेस आर एडिड टू दैट असेट, कि जब तक एसेट पुट टू यूज नहीं हो जाता है तब तक के सारे खर्चे उस एसेट की वैल्यू में ही ऐड कर देंगे। तो अगर उन एक्सपेंसेस के लिए भी कुछ कहा है तो सेम एंट्री पास हो जाएगी। फिर एट द एंड ऑफ द ईयर हम डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं। डेप्रीशिएशन एक हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस पे रियल नॉमिनल अकाउंट वाला रूल लगेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सारे खर्चों को हमें, सारे खर्चों या नुकसान को हमें डेबिट कर देना चाहिए, ये नॉमिनल अकाउंट वाला रूल कहता है हमारा। तो अकॉर्डिंग टू दैट नॉमिनल रूल डेप्रीशिएशन अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। अब चाहे बुक वैल्यू हो चाहे कॉस्ट हो, डेप्रीशिएशन तो डेबिट ही रहेगा। आप ध्यान देंगे थोड़ा, डेप्रीशिएशन का मीनिंग हमने पढ़ा था कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, कि फिक्स एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आ जाना डेप्रीशिएशन कहलाता है। अब अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज करती है तो डेबिट होती है, और एसेट की वैल्यू अगर डिक्रीज करती है तो क्रेडिट होती है। ये चीज़ें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में डिस्कस की हुई हैं। तो यहाँ पर एसेट का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाना चाहिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन की वजह से वैल्यू गिर रही है तो एसेट घटेगा तो क्रेडिट हो जाएगा। ऐसा क्यों किया है हमने, देखिए, अगर हम बुक वैल्यू पे एसेट मेंटेन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम हर साल एसेट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर डेप लगाते हैं, फिर माइनस कर देते हैं। तो कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, जो भी हमारी हर साल वैल्यू रहती होगी उस पे डेप्रिसिएशन माइनस करके बुक वैल्यू आ जाती है। इसका मतलब ये है कि आप हर साल डेप्रिसिएशन बुक में से, सॉरी, एसेट में से माइनस कर रहे हैं, इसलिए हमने एसेट की वैल्यू को यहाँ पर गिराया है। अगर कॉस्ट पे शो करना चाहते हैं हम, कॉस्ट पे शो करने का मतलब है कि अगर आपका एसेट 1 लाख रुपये का आपने परचेज किया था तो डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट तो करोगे बट माइनस नहीं करोगे, उसे कहते हैं कि हमने कॉस्ट पे मेंटेन किया हुआ है। एक बार रिपीट करता हूं मैं, कॉस्ट पे मेंटेन करने का मतलब है कि आप डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स की वैल्यू में से एवरी ईयर माइनस नहीं कर रहे हैं बट कैलकुलेट तो कर रहे हैं। अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो कहीं तो आना चाहिए, तो फिक्स एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज नहीं करेंगे हम जब भी कॉस्ट पे मेंटेन कर रहे हो। एक अलग अकाउंट मेंटेन करेंगे जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। उस अकाउंट में हम उस एसेट को, सॉरी, डेप्रिसिएशन को लिखते रहते हैं। एवरी ईयर जो भी डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं वो फिक्स एसेट्स में से माइनस ना हो करके उस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर हम मशीन अकाउंट में ही लिख रहे हैं तो हर साल मशीन डिक्रीज कर रहे हैं हम वैल्यू। यहाँ पर हमें मशीन की वैल्यू वही रखनी है,
कॉस्ट पे ही रखना है मशीन को, इसलिए मशीन अकाउंट तो क्रेडिट कर नहीं सकते। तो इस डेप्रीशिएशन को हम एक अलग अकाउंट में लेके जाएंगे जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो जो हमने ऊपर हेडिंग्स लिखी है कि एट बुक वैल्यू या एट कॉस्ट, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि व्हेन द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, सॉरी नॉट मेंटेन्ड, यहां हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बना रहे हैं, यहां हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाएंगे। तो हमने एवरी ईयर जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया हो, अगर बुक वैल्यू पे शो कर रहे हैं हम या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बना रहे हैं, तो मशीन की वैल्यू में से ही हर साल डिक्रीज हो जाएगा। और अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं या हम कह रहे हैं कि कॉस्ट पे शो कर रहे हैं, तो मशीन अकाउंट में से एवरी ईयर डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होगा, एक अलग अकाउंट में चला जाएगा जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट है कि हम हर साल अपने एक्सपेंसेस और इनकम्स को एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोज करते हैं बाय ट्रांसफरिंग देयर बैलेंसेस इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर क्लोज कर रहे हो हम अपने डेप्रिसिएशन के खर्चे को, तो डेप्रिसिएशन जब हमने ओपन किया था तो डेबिट हुआ था, क्लोज हो जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर कंपनीज का केस है तो कंपनीज के केस में जो नाम है वो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल लिखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखा जाता। अब अगर कॉस्ट पे मेंटेन कर रहे हो तो भी डेप्रिसिएशन चार्ज तो हम कर ही रहे हैं, सिर्फ माइनस ही तो नहीं कर रहे, तो यहाँ भी खर्चा क्लोज तो होगा, तो सेम एंट्री ही यहाँ पर पास हो जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या कंपनीज का केस है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। उम्मीद है आपको यहाँ तक डेप्रिसिएशन के बारे में हमने जो भी जर्नल एंट्रीज किया, कुछ एक्सप्लेन किया है, वो क्लियर हो गया होगा। अब स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है कि जब तक सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करते जा रहे हैं तब तक हम वही जर्नल एंट्रीज पास करते रहेंगे बार बार, या लेजर कॉस्टिंग करते रहेंगे। बट अगर सेल वाली साल है, हमारा एसेट जो है वो सेल भी हो रहा है किसी ईयर में, तो उस साल हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे?
अगर बुक वैल्यू वाला मेथड है तो हम डेप्रिसिएशन हर साल माइनस करते आ ही रहे हैं, तो यहाँ पर जर्नल एंट्री बनेगी, अगर एसेट सेल हो रहा है तो पैसा रिसीव करेगा हमारा बैंक और एसेट हमारा चला जाएगा, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, बिक जाएगा तो चला जाएगा हमारा एसेट। अब या तो हमें एसेट बेचने पर फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। अगर फ़ायदा हो रहा है हमारा, मान लो मैं लिखता हूँ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, फिर वो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन जो है वो हमारा P&L में जाता है। जैसे हमने कहा कि एट द एंड ऑफ द ईयर हम अपने हर खर्चे और नुकसान के अकाउंट को, फ़ायदे और नुकसान के अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाके क्लोज कर देते हैं। तो पहले मैं प्रॉफिट ऑन सेल ही लिख देता हूँ, बाद में P&L समझ लेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। प्रॉफिट क्रेडिट में ही आता है क्योंकि फ़ायदा है नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग, और लॉस भी नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग ही डेबिट हुआ है। अगर हमें डायरेक्ट P&L लिखना हो तो लॉस के टाइम पे P&L डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट के टाइम पे P&L क्रेडिट हो जाएगा। जब भी हम एसेट को सेल करेंगे तो हमें डेप्रिसिएशन को भी कंसीडर करना है। लेट एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारा एसेट 1 अप्रैल या 31 मार्च को ही बेचा हो हमने, क्या पता हमने बीच में बेचा हो, कहीं जुलाई 1 को बेचा है सपोज हमने। तो जिस साल हमने एसेट को सेल किया है उस साल भी एसेट अप्रैल, मई और जून 3 महीने तो चला ही है। तो पिछले साल तक का तो हमारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट है ही। इस साल तक का डेप्रिसिएशन अप टू द डेट ऑफ सेल तक का डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं, माइनस करते हैं, तब हम सेल वैल्यू से कंपेयर करते हैं उसे कि हमारा फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। और अच्छी से डिटेल में हम पूरा क्वेश्चन करके दिखाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने बताया कि जब आप एसेट को सेल करते हो और फ़ायदा या नुकसान कैलकुलेट करते हो, तो फ़ायदा या नुकसान कैसे कैलकुलेट होता है, जहां आपका साल ख़त्म हुआ होगा वहां तक का डेप्रिसिएशन तो आप माइनस करके आए ही हैं, बट साल ख़त्म होने के बाद जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ तो पहले ही दिन एसेट नहीं बिका था, 3 महीने और चला था एसेट हमारा। तो जितने महीने और चला था उतने महीने का डेप्रिसिएशन भी हम माइनस करके फिर बुक वैल्यू पे पहुंचते हैं और डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं। अगर कॉस्ट वाला मेथड है, आप कॉस्ट पे शो कर रहे हैं, तो भी ये चीज़ें सेम अप्लाई होंगी कि प्रॉफिट या लॉस भी आएगा। प्रॉफिट या लॉस कैसे आएगा, वहाँ तक का डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना ही है। यहाँ पे एक चेंज क्या आएगा कि जिस साल आपने एसेट बेचा है उस साल तो एसेट जाएगा ही, बिक ही जाएगा, तो उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हम उस एसेट के अकाउंट में लिख देंगे। मतलब अभी तक हमने एसेट में डेप्रिसिएशन को लिखा नहीं था, अभी तक हमने एसेट में डेप्रिसिएशन को लिखा नहीं था, क्योंकि हम एक अलग अकाउंट मेंटेन कर रहे थे जिसका नाम था प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। एवरी ईयर जितना भी डेप्रिसिएशन हमारा लगता था, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करके प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर देते थे, हर साल उसी में जोड़ते चले जा रहे थे हम डेप्रिसिएशन को। बट जिस साल एसेट हम सेल करेंगे उस साल डेप्रिसिएशन वाला जो पैसा है हमारा
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में उसे मशीन अकाउंट में लेके जाएंगे। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जब हम एसेट बार बार लिखते, डेप्रिसिएशन बार बार लिखते जा रहे थे एवरी ईयर, तो हम क्रेडिट कर रहे थे। जैसा जर्नल एंट्री में भी हमने देखा कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है। जितना अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारा यहाँ इकट्ठा हो गया होगा उस एसेट का जो बेच रहे हैं, वो डेप्रिसिएशन हम क्लोज कर देंगे उतने से। इस अकाउंट को क्लोज करने का मतलब होता है रिवर्स एंट्री पास कर देंगे, और ये जो डेप्रिसिएशन है ये हम मशीन अकाउंट में लेके चले जाएंगे। तो जर्नल एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। मतलब लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की डेबिट साइड अमाउंट आएगा क्रेडिट वाले नाम से, मशीन अकाउंट की क्रेडिट साइड अमाउंट आएगा डेबिट वाले नाम से बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। एक बार लेजर पोस्टिंग करके देख लेते हैं, लेजर के हिसाब से लिख के देख लेते हैं। हमने सपोज कोई एसेट खरीदा, तो जर्नल एंट्री में मशीन को हमने डेबिट किया था, तो डेबिट साइड क्रेडिट वाले नाम से पोस्टिंग आ गई। क्रेडिट साइड हमने डेप लगाया था। अगर बुक वैल्यू के हिसाब से देखते हैं तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा यहाँ पर, और जितना डेप्रिसिएशन लगने के बाद हमारी वैल्यू बचती है वो बैलेंस कैरिड डाउन में आ जाएगी एवरी ईयर, और वही कैरिड डाउन हमारा ब्रॉट डाउन हो जाएगा। जिस साल हम एसेट सेल करेंगे जर्नल एंट्री के हिसाब से मशीन क्रेडिट हुआ था, तो क्रेडिट साइड डेबिट वाले नाम से एंट्री आ जाएगी। उस साल जितने महीने भी डेप्रिसिएशन एसेट चला है उतने महीने का भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो डेप्रिसिएशन भी लिखेंगे उतने महीने का। कंपेयर करेंगे जब हम बुक वैल्यू को और सेल वैल्यू को, तो या तो हमारा लॉस आ जाएगा या प्रॉफिट आ जाएगा। लॉस हम मशीन की क्रेडिट साइड लिखेंगे, प्रॉफिट आ गया तो हम मशीन की डेबिट साइड लिखेंगे। ऐसा क्यों होता है कि हम लॉस को क्रेडिट साइड लिख रहे हैं या प्रॉफिट को डेबिट साइड लिख रहे हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। समझिए, अगर आपका कोई 10,000 रुपये का एसेट है और ये बिक जाए, तो अगर ये एसेट बिक जाएगा तो उसका अकाउंट क्लोज हो जाना चाहिए। क्लोज कब माना जाएगा? मान लो 10,000 रुपये का एसेट 8,000 में बिका। क्लोज तब माना जाता है एक अकाउंट जब दोनों साइड का टोटल बराबर आ जाए। तो क्या दोनों साइड का टोटल बराबर है? अगर 8,000 रुपये में बिका है तो 2,000 रुपये अभी इधर और लिखने पड़ेंगे, तब 10,000 रुपये आएगा दोनों साइड। तो 10 की चीज़ 8 में बिकी, 2,000 का लॉस, इसलिए लॉस क्रेडिट साइड ही लिख दिया हमने। नेक्स्ट सिचुएशन लेते हैं कि मान लीजिए हमारा जो एसेट है वो 18,000 में बिका, तो क्या अब अकाउंट क्लोज हो गया? नहीं, 8,000 हमें इधर लिखना पड़ेगा, तब हमारा अकाउंट क्लोज होगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक का पॉइंट पूरा एक्सप्लेन जो हमने किया है वो क्लियर हो गया होगा। अब अगर कॉस्ट पे मेंटेन कर रहे हैं तो कैसे शो करेंगे हम मशीन अकाउंट को? पहले परचेज किया, फिर बाय डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा सीधा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर कैरिड डाउन। क्योंकि हम डेप्रिसिएशन माइनस तो कर ही नहीं रहे हैं, तो सेम वैल्यू ही चलती रहेगी उस साल तक जिस साल में असेट सेल कर रहे हैं। जिस साल में हम असेट सेल कर रहे हैं उस साल क्या होगा देखिए, जो अब तक का डेप्रिसिएशन है सारा उठकर यहां आ जाएगा, जितने में बेचा होगा हमने वो वैल्यू आ जाएगी, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। एक बार हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और देख लेते हैं कि उसमें कैसे शो होता है।
प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन में हम जो भी डेप्रीशिएशन हर साल चार्ज करते हैं वो क्रेडिट साइड पोस्ट होगा जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग। जैसे जर्नल एंट्री में हमने क्रेडिट किया था ये और डेबिट किया था डेप्रीशिएशन, तो इसकी क्रेडिट साइड डेबिट वाले नाम से पोस्टिंग आ गई। इधर आता रहेगा हर साल टू बैलेंस कैरिड डाउन, यही कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन बनेगा। फिर नेक्स्ट ईयर का भी डेप्रीशिएशन लगेगा, दोनों का टोटल होके इधर आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। फिर ये कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन बनेगा, नेक्स्ट ईयर का डेप्रीशिएशन कैलकुलेट होगा और जिस साल एसेट बिक रहा है उस साल ये सारा का सारा डेप्रीशिएशन उस मशीन अकाउंट में चला जाएगा जो हमने मशीन अकाउंट में यहाँ क्रेडिट किया है। लास्ट है, अगर डेप्रीशिएशन अकाउंट हमें बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो डेप्रीशिएशन की जर्नल एंट्री थी डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी में डेप्रीशिएशन डेबिट हुआ था तो डेबिट साइड क्रेडिट वाले नाम से हम लिख देंगे और उसी दिन इस अमाउंट को हम स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि एवरी ईयर हम जो भी खर्चे या इनकम दिखाते हैं वो साल के एंड में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाके क्लोज कर देते हैं। ऐसा हर साल चलता रहेगा। टू मशीन बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। उम्मीद है कि जो भी हमने आज डेप्रीशिएशन की क्लास में एक्सप्लेन किया है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने जाना कि डेप्रीशिएशन क्या होता है, क्यों चार्ज करते हैं हम डेप्रीशिएशन, किन एसेट्स पे डेप्रीशिएशन लगता है, किन एसेट पे नहीं लगता है। जैसे हमने लैंड का एग्जांपल दिया कि लैंड पे डेप्रीशिएशन नहीं लगता है। फिर हमने देखा उन सिमिलर वर्ड्स को जो डेप्रीशिएशन वाले मीनिंग की तरह ही हैं। उसके बाद हमने फैक्टर अफेक्टिंग देखे कि कौन कौन से फैक्टर हमारे डेप्रीशिएशन के अमाउंट को अफेक्ट करते हैं और हमने मेथड्स के बारे में जाना कि दो तरह के मेथड होते हैं, कौन सा अच्छा होता है कौन सा अच्छा नहीं होता है। और लास्ट में हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखा विद जर्नल एंट्रीज एंड लेजर पोस्टिंग। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि हमारी वीडियो देखकर आपने कुछ सीखा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।